बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजोनेंस हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था कि रेजोनेंस जो है वो क्या होती है। आज जो है हम इसके करेंगे कि रूल्स जो है वो क्या होते हैं और कंडीशंस क्या होती हैं रेजोनेंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट रूल है वो है कि ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी लेवल स्ट्रक्चर. For instance, in any conical structure, the maximum number of covalent bonds that an atom may have is 1 for hydrogen, 4 for carbon, 4 for nitrogen, 3 for oxygen and 2 for halogens. इसमें हमने जो है वो जब भी हमने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं या रेजोनेटिंग फॉर्म्स हमने बनानी होती हैं, तो उसमें हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो एक कंप्लीट लेवल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मसलन अगर हाइड्रोजन है तो उसका एक बॉन्ड हो सकता है मैक्सिमम, कार्बन जो है उसके मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, नाइट्रोजन के मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है कि उसकी वैलेंसी जो है वो कम ज़्यादा ना हो। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है CH3COO नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखें, ये इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बनेगा, ये देखें। इसमें हमारे पास ये जो नेगेटिव है ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये बनेगा। अब थर्ड जो है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या किया है कि हमने इस इस नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको आगे हमने मूव नहीं किया, जो आगे डबल बॉन्ड है उसको हमने यहाँ पे मूव नहीं किया। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये देखें कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ओके, इसी तरह आप देखें अगर हमारे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OH है, यानी अब OH जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास लॉन पेयर्स हैं। अब अगर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ पे है एक ये और एक ये है, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड होंगे जैसे यहाँ पे है, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड होगा जैसे यहाँ पे है, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि ये जो लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है ये इस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ये लॉन पेयर जो है ये यहाँ पे, और यहाँ से जो एक बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो ये हमारे पास जो है आगे स्ट्रक्चर जो है वो ये बना है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए हैं वो नेगेटिव हो गया O, और ऑक्सीजन का क्योंकि लॉन पेयर जो है वो यहाँ से निकला है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड जो है वो भी बन रहे हैं। अब नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या किया हुआ है, उसमें हमने इसको अगर हम ख़त्म करें तो दोबारा से मैं बनाता हूँ। अगर हम कहते हैं कि ये जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन का, ये शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि पहले हमने नेक्स्ट बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट किया था। अगर ये लॉन पेयर, यहाँ पे जो लॉन पेयर था वो हमने शिफ्ट किया हुआ है इस तरफ, इस हाइड्रोजन की तरफ। अब इससे क्या हुआ कि ये हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया और हाइड्रोजन का जो है डबल बॉन्ड बना दिया, जो कि पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो बॉन्ड नहीं हो सकते, लिहाजा ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर सी जो है ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये वही इसका ही स्ट्रक्चर का है कि हमारे पास स्ट्रक्चर सी जो है ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम हैज टू कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन कंसीडर द रेजोनेंस पिक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जो है ये आर एन ओ टू जो है हमारे पास होते हैं, नाइट्रो एनओ टू नाइट्रो ग्रुप को हम कहते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप में हमारे पास जो चार्ज होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और एक ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये शिफ्टिंग हो जाए, मसलन एक चार्ज जो है वो एक ऑक्सीजन के नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में चले जाए और दूसरे जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होके जो है वो नेगेटिव में चला जाए, तो ये स्ट्रक्चर 1 और 2 ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेकिन अगर नंबर 3 में आप देखें, वहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसके 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो जो 5 बॉन्ड्स क्योंकि इसके पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेंस या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो है वो नहीं हो सकता। ओके जी, सेकंड जो हमारे पास रूल है, एंड द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड में डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेनिंग अनचेंज्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। हम यहाँ जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में हम जब चेंज करेंगे तो हम जस्ट क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी करती है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए किसी जो भी एटम है उसकी आप पोजीशन चेंज कर दें। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर ए जो है ये CH3C डबल बॉन्ड O CH2 COH5 है ये, और सेकंड में देखें CH3COH है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन हमने कहाँ से जो है वो शिफ्ट किया, यहाँ से, ये CH है, यहाँ पे CH2 है। तो ये जो है ये एक दूसरे के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, ये जो है ये एक दूसरे के जो है वो आप कह रहे हैं कि आइसोमर्स तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप पोजीशन जो है एटम की चेंज नहीं कर सकते, आप जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं। हम जो है किसी एटम को आगे पीछे नहीं कर सकते कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके जी, नंबर 3, all the contributing structure of a given resonance hybrid must have the same number of unpaired electron। हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कंट्रीब्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-butadiene एज इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो आप अनपेयर नहीं कर सकते। मसलन ये हमारे पास जो है वो नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ब्यूटाडाइन की हमने एक कॉनिकल फॉर्म बनाई हुई है। ये ब्यूटाडाइन की कॉनिकल फॉर्म कैसे बनी है कि हमने जो था एक बॉन्ड जो है, जैसे यहाँ पे देखें ये ब्यूटाडाइन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि अगर हम ये कहें कि ब्यूटाडाइन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है जी, और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे फिर जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे चला गया। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं था। जो ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन जो हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये जो है
इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो ब्यूटाडाइईन जो है उसके अगर आप कह रहे हैं कि जो वैलिड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है वो हमारे पास ये है। ये वैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं नज़र आ रहा, ना ही आपको ब्यूटाडाइईन के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। यहाँ पे फिर जो है वो शिफ्टिंग कैसे हुई है कि यहाँ पे हमने जो ये एक डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया ये सेंटर वाली कार्बन में, और जो सेंटर जो आगे सेकंड कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया कार्बन के ऊपर। यानी यहाँ से जो बॉन्ड था अ, यहाँ से जो बॉन्ड था वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे जो बॉन्ड था वो इस जगह पे जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जब आएगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो इसके ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा ये जो है ये वैलिड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। जो ऊपर ये था ये वैलिड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके जी, रूल 4 जो है द रियल मालिक्यूल द रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कॉनिकल फॉर्म। This is obvious because is one conical form, each pair of contributing electron is localized between two atoms only, where in a hybrid pi electrons are delocalized over three or more atoms. The resonance energy of a compound is difference of energy between the actual molecule and the most stable conical form. जी, तो रूल ये है कि हमारे पास जो रियल मॉलिक्यूल है, जो हमारा रियल मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। मसलन आपने जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए किसी एक के, और ठीक है, आपने जो कॉनिकल फॉर्म्स बनाई होती हैं उनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए जो आपका रियल आपकी जो रेजोनेंस एनर्जी आ रही है। मसलन हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डिफरेंस आता है। अब एनर्जी डिफरेंस जो है इसमें जब हम कहते हैं कि जो लोएस्ट एनर्जी है, जिसकी सबसे लोएस्ट, हमने जैसे पीछे कंपेयर किया था कि हमारे पास अगर हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्ट नियर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वो होगा जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो लोएस्ट होगी। क्यों क्यों उसकी जब लोएस्ट होगी तो उसकी एनर्जी जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के करीब होगी। तो अब अगर आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से भी कम आ जाती है, तो फिर वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, वो तो रियल से भी आप कह लें। तो रियल जो है हमारे पास उसकी एनर्जी हमेशा जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। तो इसीलिए ये रूल है कि द रियल मॉलिक्यूल्स that is the resonance hybrid is always more stable than any one of the conical form। जो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रियल कहते हैं, वो हमेशा हर कॉनिकल फॉर्म से जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। और ये रेजोनेंस एनर्जी जो है इसकी हमने पहले भी डेफिनेशन की थी कि द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट स्टेबल कॉनिकल फॉर्म। अब जो है हम रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन की जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। इसकी अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ से जो हीट इवॉल्व होती है ये 120 किलो जूल है। ठीक है, यहाँ से जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये 120 किलो जूल एनर्जी निकलती है। इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन के लिए। अब जो बेंजीन है इसमें हमारे पास तीन स्ट्रक्चर, तीन डबल बॉन्ड है, जैसे वहां पे एक था। ठीक है, अब जैसे वहां पे एक था यहाँ पे कितने हैं? तीन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एक दो और तीन। तो एक बॉन्ड की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो हमारे पास 120 आई थी। उसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये हमारे पास बेंजीन की जो कैलकुलेटेड हीट बनती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन,
वो 360 किलो जूल पर मोल मिलती है, लेकिन जो आप इसकी ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है वो है 208 किलो जूल पर मोल। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होगी, वो जो कैलकुलेटेड है उससे उसका डिफरेंस होगा। जैसे 360 माइनस 208, ये 152 किलो जूल पर मोल जो है ये रेजोनेंस एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन है ये 152 किलो जूल पर मोल एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, नॉर्मल से अगर देखें, नॉर्मली ये रेजोनेंस अगर ना यहाँ पे होती बेंजीन में, तो इन तीनों बॉन्ड्स को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए था जैसे ये साइक्लोहेक्सीन में है। साइक्लोहेक्सीन में क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बेंजीन में जो है वो रेजोनेंस पॉसिबल है। तो जब रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली जो है वो स्टेबलाइजेशन जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर की और होगी, और जो हम ड्रॉ करते हैं उसकी और होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर ये वैसे ही बॉन्ड होते जैसे साइक्लोहेक्सीन में है और ये रेजोनेट ना कर रहे होते, तो फिर इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 360 ही होनी चाहिए थी। लेकिन अगर यहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है कि अगर वहाँ एक बॉन्ड को हमने 120 कंसीडर किया और यहाँ पे 360 नहीं मान रही, तो इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड और जो है साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड है वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो डीलोकलाइजेशन की वजह से आ रहा है, जो हम कहते हैं कि बेंजीन में ये बॉन्ड जो है वो आगे पीछे शिफ्ट होते हैं यानी अल्टरनेटली। तो वो डिफरेंस जो है वो 152 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये देखें 360 से जो है वो 208 मनी कम जिसकी है वो स्टेबल होगा, तो 152 का डिफरेंस है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है ये 152 किलो जूल है। और ये किस वजह से आ रही है, जिस डिलोकलाइजेशन जो है स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से ये उसको जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके जी, रूल नंबर 5 जो है, ऑल कॉनिकल फॉर्म्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली except when they have the same energy. The most stable conical forms are the most important contributors. अब जो हम contributing form बनाते हैं वो सारी की सारी एक जैसी नहीं होंगी, उनमें एनर्जी डिफरेंस आएगा। अब इसमें हमारे पास कैटेगरीज बन जाती हैं कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हैं वो कुछ एक जैसे होंगे, कुछ जो है वो एक जैसे होंगे। अब सारी सबका जो है वो कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम नहीं होता। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। अब कंट्रीब्यूशन सेम किसका होगा, जो स्ट्रक्चर सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये सी एच डबल बॉन्ड CH2 ये जो है डबल बॉन्ड एक यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे है। ठीक है, ब्यूटाडाइन ही है। अब इसके जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एक ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव यहाँ पे आ जाए और पॉजिटिव जो है इस कार्बन के ऊपर आ जाए। दूसरा इसके अपोजिट है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हों तो नेगेटिव इधर आ जाए, तो पॉजिटिव जो है वो इस साइड पे आ जाए। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों ही जो है वो सेम स्ट्रक्चर है, यानी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम है और इसका एक है। यानी अब हम देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नियर होते हैं हमारे प्रैक्टिकली जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अगर एक्चुअल आप देखें तो ब्यूटाडाइन जो है उसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर नहीं मिलता, जैसे यहाँ हमें पोलैरिटी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए हम कहेंगे इनकी माइनर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनकी माइनर कंट्रीब्यूशन है। मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है, वो इसी स्ट्रक्चर की है, यानी एक्चुअल के जो नज़दीक है वो ये है। इसी तरह हमने जो बेंजीन के जो ड्रा किए थे उसमें आप देखें ये है और ये है, और तीन हमने जो स्ट्रक्चर पहले बेंजीन के ड्रा किए थे जिसमें हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाए थे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ये इस तरह जो बॉन्ड थे, तीन वो थे और दो ये, पांच स्ट्रक्चर थे। और पांच में से मैंने उस वक्त आपको बताया था कि वो जो तीन है उनका इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन है, और इन दो का जिसमें हम बॉन्ड जो है इस तरह बनाते हैं, ये इन दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन है, तो इनका जो है वो इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब द क्वेश्चन में राइज नो, हाउ डज वन डिसाइड विच स्ट्रक्चर्स
are more stable and therefore more important contributor to given resonance hybrid. Although it is not always easy to answer this question, the following principle would often help in deciding the relative contribution of various conical forms. अब ये है कि हमने डिसाइड कैसे करना है कि किसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन मेजर होगी, किसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन माइनर होगी।